हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ रश्मि। गाइस, आज हम इस वीडियो में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद से आपका इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs होगा। तो स्टार्ट करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एक बार क्विक रिवीजन इसका देख लेते हैं सारे पॉइंट्स का, जो कि जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एक बार उनको हम देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। ओके, दैट मीन्स कि इसमें क्या होता है, इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ ऑर्बिटल में जाकर के फिल होता है, इसलिए इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में इन्हें पीरियोडिक टेबल के बॉटम में दो हॉरिजॉन्टल लाइंस में रखा गया है। ठीक है, एक को कहते हैं लैंथेनॉइड्स और एक को कहते हैं एक्टिनॉइड्स। इसे लैंथेनॉइड्स या लैंथेनाइड्स ऐसे भी लिखते हैं, एक्टिनॉइड्स या एक्टिनाइड्स ऐसे भी लिखते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ये जो दोनों लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स ग्रुप होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, 14 एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो देखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लैंथेनाइड्स के बारे में। ओके, याद रखेंगे ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, ओके, यहाँ पे जो हमारा पीरियोडिक टेबल होता है आपको पता है ये एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। ओके, उसके बाद से इसमें बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट होता है जिसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। फिर यहाँ पे हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट होता है और यहीं पे जो ट्रांजिशन एलिमेंट, ये जो थर्ड बी ग्रुप होता है, यहाँ से जो थर्ड बी ग्रुप में होता है यहीं पे फोर्थ और फिफ्थ ग्रुप में जो होता है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की सिमेट्री ना गड़बड़ हो इसलिए इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को यहाँ पीरियोडिक टेबल के बॉटम में दो हॉरिजॉन्टल लाइंस में रखा गया है। ठीक है, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस को लैंथेनाइड्स बोलते हैं और सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइंस को एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। लैंथेनाइड्स में और एक्टिनाइड्स में टोटल 14 एलिमेंट्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एफ ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं तो टोटल 28 एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसमें। अब लैंथेनाइड्स से स्टार्ट करेंगे। लैंथेनाइड्स जो होता है वो स्टार्ट होता है एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 तक। ओके, तो इनका यहाँ पे हमने एलिमेंट्स को भी इंक्लूड किया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। लैंथेनम जो होता है, एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लैंथेनम क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है कि एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। तो आप याद रखेंगे लैंथेनाइड यानी लैंथेनम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें डी में जाता है, इसमें एफ ब्लॉक में नहीं जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लैंथेनम के बाद से जो भी एलिमेंट होते हैं, सीरियम, प्रेसोडायनेमियम, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ से फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में जाना स्टार्ट कर देता है। ओके, इसलिए इसे डी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है। और सिंस यहाँ पे लैंथेनम के बाद से ही सारे एलिमेंट्स हैं इसलिए इन सारे एलिमेंट्स को कलेक्टिवली लैंथेनाइड्स कहा जाता है। ओके, तो आप यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा। लैंथेनम जो होता है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, बट कुछ सिमिलैरिटी शो करता है ओनली बिकॉज ऑफ द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है लैंथेनाइड्स का। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनका क्या होता है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 6s2 5d, इसमें 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप यहाँ पे याद कर लेंगे कि 5d ऑर्बिटल में कौन कौन सा एलिमेंट है जिसके इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल में भी हैं, कभी कभी वो एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। और लास्ट में 4f है जो कि 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होते हैं। तो एक्सेप्शनल्स को आप याद रख लेंगे, वही एग्जाम में पूछ लेता है। अगर आपसे एफ ब्लॉक एलिमेंट के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में पूछता है तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा आपका n-2, यहाँ पे हो जाएगा n-2 f 1 to 14 एंड n-1 यहाँ पे d हो जाएगा जिसमें 0 to 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और लास्ट में होगा आपका ns2। यानी कि ये जो n की वैल्यू होगी, ठीक है, तो उसमें से 1 माइनस करेंगे तो डी ब्लॉक का पता चल जाएगा शेल का, और n में से 2 माइनस करेंगे तो एफ ब्लॉक के
मेन शेल का पता चल जाएगा। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। ये जो है सिर्फ आपका लैंथेनाइड्स के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। नेक्स्ट है लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल इनटू 4f ऑर्बिटल। ओके, याद रखेंगे 4f ऑर्बिटल में जाता है, और एक्टिनाइड्स होगा तो वहाँ पे किस में जाता है, 5f ऑर्बिटल में जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, सीरियम, गैडोलिनियम एंड ल्यूटेशियम हैव इलेक्ट्रॉन इन 5d ऑर्बिटल एज वेल। जैसा कि अभी हमने कहा कुछ में 5d में भी होता है, तो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, सीरियम में होता है 5d में, और गैडोलिनियम में होता है, और लास्ट का जो ल्यूटेशियम होता है उसमें होता है। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ स्टेबिलाइज द एफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या है, एफ इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड है, यहाँ पे क्या है, हाफ फिल्ड है। ठीक है, इसको स्टेबिलाइज करने के लिए ही ऐसा यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कौन कौन सा है, सीरियम है, गैडोलिनियम है और ल्यूटेशियम है, जिसमें इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल में भी होते हैं। ये आप ज़रूर याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। ओके, तो अब यहाँ पे एलिमेंट्स सारे दिए हुए हैं। लैंथेनाइड्स का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है सीरियम, और लास्ट जो एलिमेंट होता है वो होता है ल्यूटेशियम। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट सीरियम, नॉट लैंथेनम। ओके, तो इसे याद रखेंगे। यहाँ पे हमने एलिमेंट्स के बारे में लिख दिया है। यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे आपको एक कॉमन या कोई ट्रिक बताते हैं इन एलिमेंट्स को लर्न करने का। आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, आप अपना कोई ट्रिक बना सकते हैं इन एलिमेंट्स को लर्न करने का, क्योंकि इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में कुछ सीरीज़ में पूछ लेता है तो वहाँ आपके लिए ईजी हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो ये एलिमेंट्स सारे आपको याद रहना ज़रूरी है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आप देख सकते हैं इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इन्हें याद कर लेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा एक्सेप्शंस नहीं है, तो आप इन्हें आसानी से देख सकते हैं, बस आपको याद रखना है। यूरोपियम में 4f7 होता है, गैडोलिनियम में भी 4f7 होता है, दैट इज़ हाफ फील्ड, और फुल फील्ड में भी इटरबियम में भी होता है और ल्यूटेशियम में भी होता है। ओके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर पे। तो लैंथेनाइड्स का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +3 होता है। दैट मीन्स कि सारे लैंथेनाइड्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ओके, बट कुछ लैंथेनाइड ऐसे भी होते हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, उसे आप एक बार ज़रूर देख लेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि इनसे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो लैंथेनम 3 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +3, +2 एंड +4। +3 सभी के सभी शो करेंगे, +2 और +4 जो है सिर्फ कोई एलिमेंट शो करेंगे, और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ +3 ही शो करेंगे, +2 +4 शो नहीं करेंगे। तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर कैसे बनता है उसे हम देख लेते हैं। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पूछते हैं कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जो कि आपको पता है +3, लैंथेनाइड्स विच शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, लैंथेनाइड्स विच शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सब आप ध्यान में रख लेंगे, कौन +2 शो कर रहा है और जो है कौन +4 शो कर रहा है, क्योंकि अगर आपको पता होगा तभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप बता पाएंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपसे पूछा जाता है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लैंथेनाइड से पूछा जाता है। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, वो एलिमेंट्स जो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, मतलब कि उस पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, और बढ़ेगा, यानी कि जिस पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट्स होंगे वो किस तरह के होंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, ले लेते हैं आसानी से, यानी कि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, यानी कि जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा, +2 वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को पूछा जाता है एग्जाम में। और किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइड्स पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है, जैसा कि हमने भी डिस्कस किया कि सीरियम होता है, लैंथेनम नहीं होता। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइड, कौन कौन से हैं। ओके, आप याद रखेंगे एक्टिनाइड्स में क्या होता है, सारे के सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव हैं, बट लैंथेनाइड्स में क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, उसे भी मैं बताऊंगी। ठीक है, बाकी के सारे रेडियो एक्टिव नहीं है, सिर्फ एक ही एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट से ही डिस्कस करते हैं।
अभी जैसा कि ऊपर मैंने बताया +2, +3 और +4 टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो होते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है? +3 है। अब जो +2 शो करते हैं उन्हें आपको याद करना है, वही एग्जाम में पूछा जाता है। +2 वाले हैं जैसे कि +2 है, समारियम है, यूरोपियम है, इटर्बियम है, ठीक है, Tm2+ है, इटर्बियम है, नियोडाइनियम है, ठीक है। टीएम को क्या कहते हैं? थूलियम, ओके, थूलियम है, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, टीएम मतलब थूलियम है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक हमने उल्टा यहाँ पे बता दिया आपको, ठीक है। +4 वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, तो लूज़ करके वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट और कम होगा। देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं उसको क्या है। +2 वाले जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन ईजिली एंड कन्वर्टेड इनटू +3, ठीक है। +3 में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। तो यहाँ पे आप एक मिस्टेक को सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया यहाँ पे, तो आपको याद ये रखना है। अब इसको वैसे हम डिस्कस भी करेंगे कि जो +2 वाले होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? लूज़ कर देंगे। तो +2 अगर और इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा +3 में, और इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +4 में। तो +2 वाले जनरली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं वो जनरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैं लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन ईजिली, दैट इज गेट कन्वर्टेड इनटू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। यानी कि ये +2 वाले लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले सारे के सारे जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। अब जो एक एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ये रिड्यूसिंग पावर पूछा गया था, तो ये रिड्यूसिंग पावर आप याद कर लेंगे, ठीक है। सामारियम का ज़्यादा होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होता है, फिर इटर्बियम होता है, फिर यूरोपियम होता है, ओके। नेक्स्ट है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जो आप देख सकते हैं, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट्स हैं। दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ईजिली, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे ईजिली और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ओके। सो दे एक्ट एज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन को जो आसानी से एक्सेप्ट करता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो +4 वाले आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। अब यहाँ पे ये एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको आप याद कर लेंगे कि जो Ce4+ होता है, सीरियम 4+, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये टर्बियम है वो क्या है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट है या गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो लोअर से ये +3 में जाएगा। +3 में जाने का मतलब है इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी टेंडेंसी जो रखता है उसको क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि ये Tb2+ किसकी तरह बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे Tb4+ है, ठीक है, +4 से ये +3 में आएगा, दैट मीन्स कि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया दैट मीन्स कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ओके। तो इसे आप जरूर एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनाइड्स आर पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, और जो नहीं होते हैं, जो एक्सेप्शन है, उन्हें आप याद कर लेंगे। ल्यूटेशियम होता है, सीरियम होता है, इटर्बियम होता है, इन विथ आयंस, ओके, विथ दियर आयंस, ये डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है नियोडाइमियम शोज मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म। रिमेंबर दैट इन लैंथेनाइड्स, Ln means lanthanides, I written here in short. In lanthanides, paramagnetism is due to both the factors, that is the electron spin and orbital momentum. यहाँ पे जो मैग्नेटिज्म होता है, जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। एक्टिनाइड्स का तो और टिपिकल होता है एक्सप्लेन करना, तो फिलहाल आप यहाँ पे लैंथेनाइड्स का समझेंगे। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों दो फैक्टर से इनका मैग्नेटिज्म डिसाइड होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन से और ऑर्बिटल मोशन से। अभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या था? सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन स्पिन से ही डिसाइड करते थे। इलेक्ट्रॉन स्पिन जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ठीक है, बट यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन भी इन्वॉल्व है, ठीक है। दैट्स वाई
दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके लिए होता है, क्या निकालते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से, स्पिन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन भी इन्वॉल्व है, इसलिए सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम लैंथेनाइड्स के मैग्नेटिक बिहेवियर को डिसाइड नहीं कर सकते। ओके, बस आप ये ध्यान रखेंगे। ये डिसाइड होता है एस, म्यू एस बोलते हैं। जो मैग्नेटिक बिहेवियर इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से शो होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू एस से, स्पिन ओनली की वजह से, ठीक है। तो उनका फार्मूला ये होता है, और जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक बिहेवियर आता है उसका फार्मूला ये होता है, और दोनों को कलेक्टिवली जब ऐड कर देते हैं तो इसका फार्मूला ये होता है। ये सारे फार्मूला आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, इसलिए आप इन्हें ध्यान रखेंगे, ठीक है। जे क्या है यहाँ पे, जे इज़ द सम ऑफ एल एंड एस, ओके। और एक तरीका ये भी है निकालने का, म्यूजे या म्यू इफेक्टिव, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोमीथियम। प्रोमीथियम क्या है, एक सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जैसा कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि लैंथेनाइड्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है जो रेडियो एक्टिविटी शो करता है, और वो कौन सा है, प्रोमीथियम है, ओके। तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयनिक साइज डिक्रीजेस लैंथेनम टू ल्यूटेशियम, ओके। नेक्स्ट कलर की बात करें, यहाँ पे कभी कभी कलर पूछ लेता है, तो याद रखेंगे आयन याद रखेंगे किस स्टेट में, Ln3+ स्टेट में। और कलर शो क्यों करता है, ड्यू टू FF ट्रांजिशन। एक्टिनाइड्स या लैंथेनाइड्स दोनों सॉलिड और एक्वा सॉल्यूशन दोनों में कलर शो करते हैं, बट किसकी वजह शो करते हैं, बिकॉज ऑफ FF ट्रांजिशन, ओके, रिमेंबर दैट। अब कलर्स है कुछ यहाँ पे देख लेंगे, लैंथेनम और ल्यूटेशियम, एक सबसे ऊपर का एलिमेंट और एक सबसे नीचे का एलिमेंट, इन दोनों को आप लेके इस तरीके से चलेंगे तो आसानी रहेगी याद करने में। कलरलेस होता है सीरियम, और नीचे से दूसरा एलिमेंट इटरबियम, ये भी कलरलेस होते हैं। अब ऊपर से तीसरा एलिमेंट, नीचे से तीसरा एलिमेंट, थूलियम एंड प्रेसोडाइनियम ग्रीन कलर के होते हैं, नियोडाइमियम, इर्बियम रेडिश कलर के होते हैं। तो ये आप कलर्स जो है इनके याद रखेंगे, ओके। गैडोलिनियम कलरलेस होता है, दैट मीन्स कि जिसमें F0, F7, F14 एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, कलरलेस ही होंगे, ओके। अदर एक्सेप्शन भी आप याद रखेंगे, तो ये याद रखेंगे, कभी कभार आपसे पूछ सकता है। लैंथेनाइड्स आर सेपरेटेड बाई आयन एक्सचेंज मेथड एंड वैलेंसी चेंज मेथड, ये दो मेथड यूज़ किया जाता है लैंथेनाइड के सेपरेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, कभी कोई पूछता है इसके बारे में, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है या एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। तो लैंथेनाइड्स में क्या होता है कि लैंथेनाइड्स में जो एलिमेंट्स हैं उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, F में जाता है। तो आप कह सकते हैं, अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियस होता है और आउटर इलेक्ट्रॉन होता है, इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है, ठीक है, क्या होता है कि जब इसमें S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल ये सारे होते हैं, तो इनके बीच का क्या होता है, इनके बीच के अगर न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच के अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। किसकी वजह से, सिर्फ जो है D ऑर्बिटल और F ऑर्बिटल की वजह से। तो शील्डिंग पावर, यहाँ पे शील्डिंग या स्क्रीनिंग कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो है अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो साइज़ क्या होता है उससे छोटा होने लगता है, ठीक है। तो इसे हम लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। अगर आपसे स्क्रीनिंग इफेक्ट का सीक्वेंस पूछे तो S ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग शो करते हैं, फिर P ऑर्बिटल शो करते हैं, फिर D और फिर F ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग जो होती है सबसे पुअर होती है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, जो न्यूक्लियस है और जो आउटर इलेक्ट्रॉन है उनके बीच के अट्रैक्शन जो होता है उसको, जो ये ऑर्बिटल्स कम करते हैं ना, उसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। इनके बीच के अट्रैक्शन पावर को कम करने को ही स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, ओके। तो F ऑर्बिटल का इंटरवेंशन होने की वजह से ये स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाता है और उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और साइज़ क्या हो जाती है या रेडियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या क्या कंसिक्वेंसेस होंगे उसके बारे में भी देखेंगे। एक लाइन पहले देख लेते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस, ओके, एंड एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस डिक्रीजेस। रेडियस डिक्रीज होना मतलब साइज़ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, इसी को लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं,
ओके, याद रखेंगे आप। कॉन्सिक्वेंसेस यानी इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पहला है बेसिक कैरेक्टर पे इफेक्ट पड़ता है। बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनम ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड से ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड तक उनकी बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। यानी कि लैंथेनम ऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा और ल्यूटेशियम ऑक्साइड जो है हाइड्रोक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा लीस्ट बेसिक होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखेंगे कि ये जो बेसिक नेचर होता है ना, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल की तरह बेसिक नेचर शो करते हैं। यानी कि अगर इनके ऑक्साइड्स की बात करें, लैंथेनाइट के ऑक्साइड्स की बात करें, तो उनका नेचर कैसा होता है, उनका नेचर भी बेसिक होता है, जस्ट एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, तो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे उनके हाइड्रोक्साइड की बेसिसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट क्या परिणाम होता है, सिमिलैरिटी इन द साइज ऑफ और रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ये हमने डी ब्लॉक एलिमेंट में डिस्कस किया हुआ है। ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं उनके साइज़ का डिफरेंस क्या हो जाता है, लगभग बराबर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि जिरकोनियम हॉफनियम पूछता है इसमें से कौन सा एलिमेंट है जिनके साइज़ लगभग सेम है या क्यों है, तो ये आप याद रख लेंगे, जिरकोनियम हॉफनियम का, एनबी और टीए का, एमओ और डब्ल्यू का, मॉलिब्डेनम टंगस्टन का, ये सब याद रख लेंगे। इनके साइज़ क्या होते हैं, आइडेंटिकल हो जाते हैं। इन्हें केमिकल ट्विन भी कहा जाता है। ओके, ओनली बिकॉज ऑफ द लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है एलॉय फॉर्मेशन। इससे कौन से एलॉय का फॉर्मेशन होता है, तो एक इम्पॉर्टेंट एलॉय है मिश मेटल। ओके, मिश मेटल क्या होता है, मिश मेटल होता है रेयर अर्थ मेटल और आयरन का कॉम्बिनेशन होता है और कुछ अदर एलिमेंट होते हैं ट्रेसस अमाउंट में। ये कॉम्बिनेशन आप देख लेंगे, इसे ही मिश मेटल कहते हैं। ठीक है, और यूज़ कहाँ होता है, यूज्ड इन स्टील्स टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट एलॉय है पायरोफोरिक एलॉयज। तो पायरोफोरिक एलॉयज में भी आप कॉम्बिनेशन को देख लेंगे, पूछ सकता है एग्जाम में। इसका यूज़ कहाँ होता है, यूज्ड फॉर मेकिंग इग्निशन डिवाइसेस, एग्जाम्पल फ्लिंट्स फॉर लाइटर, ट्रेस बुलेट्स, इन सब में इसका यूज़ होता है। कुछ रिएक्टिविटी भी देख लेते हैं लैंथेनाइट्स की। तो लैंथेनाइट की रिएक्टिविटी के बारे में यहाँ थोड़ा बहुत लिखा है, इसे भी आप ज़रूर एक बार देख लें। अगर इन्हें ऑक्सीजन में बर्न किया जाता है तो ये इस टाइप के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। नाइट्रोजन के साथ हीट करेंगे तो नाइट्राइड बनाते हैं, वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन भी रिलीज होता है। तो ये हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, लाइक एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स। ओके, याद रखेंगे। हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करें तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, एसिड्स के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, हैलोजेंस के साथ LnX3 टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। एयर में अगर इनको एक्सपोजर कर दिया जाए, एयर में रख दिया जाए, तो इनका जो सिल्वर कलर होता है वो क्या होता है, फेड हो जाता है। सल्फ़र के साथ हीट करें तो इस टाइप के सल्फ़र ऑक्साइड टाइप के ट्राई सल्फाइड टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। कार्बन के साथ कार्बाइड बनाते हैं। ठीक है, मेटल्स के साथ जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड बनाते हैं। अगर यूजेस की बात करें, मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइट्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। ओके, सेकेंड पॉइंट, La2O3, इसके जो ऑक्साइड है लैंथेनाइट के, इज यूज्ड in crux lenses which gives protection from UV light. Crook lenses give protection from UV light. ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, कभी कभार पूछ सकता है। बीटा डाइकीटोन complexes of europium and praseodymium dissolved in organic solvents are used as shift reagent in NMR spectroscopy. Magnesium alloy containing about 30% mish metal and 1% zirconium are used for making parts of that engine. Okay. नेक्स्ट पॉइंट है सीरियम फॉस्फेट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। लास्ट पॉइंट है ये नियोडाइनियम और प्रेसोडाइनियम के जो ऑक्साइड्स हैं आर यूज्ड फॉर कलरिंग ग्लास एंड मेकिंग ऑप्टिकल फिल्टर्स। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट लैंथेनाइट्स के। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं एक्टिनाइट से रिलेटेड। एक्टिनाइट का जो एलिमेंट होता है एटॉमिक नंबर 90 से स्टार्ट होता है अप टू 103। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 5f में जाता है। 5f 1 to 14 इलेक्ट्रॉन, फिर 6d जिसमें 0 to 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7s2। एफ ब्लॉक का अगर आपसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछे तो ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्टिनियम जो है, एक्टिनियम, अब यहाँ पे भी ये याद रखेंगे, जो एक्टिनियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 89 होता है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है एक्चुअल में।
ठीक है। बट इसके बाद से जो एलिमेंट्स होते हैं वो एफ ब्लॉक में के सारे एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए उन सारे एलिमेंट्स को कलेक्टिवली एक्टिनाइड्स कहा जाता है। सेम चीज़ है जो हमने रेड मार्क किया हुआ है, इन्हें आप एक बार देख लेंगे। इसमें क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन 6d में जा रहा है। अब अरे 1 इलेक्ट्रॉन किस में है, 6d में भी है, आप देख सकते हैं। ये सारे एलिमेंट्स याद रखेंगे जिसमें 6d में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपसे पूछ सकता है। बाकी में d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, 0 हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि तो थोरियम होता है, थोरियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में नहीं जाता है, ठीक है, बट इसको फिर भी एक्टिनाइड्स में रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह सारी सिमिलैरिटी शो करता है। तो ये याद रखेंगे, एक्टिनाइड्स का वो एलिमेंट, पहला एलिमेंट थोरियम है, और ये कैसा एलिमेंट है एफ ब्लॉक का, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं जाता है। ओके, सो रिमेंबर दैट। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखेंगे, तो इनका भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा लैंथेनाइड से डिफरेंट है। लैंथेनाइड में +2 +3 +4 +5 +2 +3 और +4 तक के ही शो होते थे, बट यहाँ पे आपको +2 +3 +4 +5 और मैक्सिमम अप टू +7 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और याद आपको यहाँ पे ये रखना है कि ये जो नेपच्यूनियम है और प्लूटोनियम है, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू +7 तक शो करते हैं, ठीक है। और जो यूरेनियम है और अमरीशियम है, ये अप टू मैक्सिमम +6 तक शो करते हैं, और ये +5 भी शो करते हैं। तो इस तरीके से आप इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को ज़रूर एक बार देख लें, इससे रिलेटेड से क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके भी देख लेते हैं। जो भी एक्सेप्शनल चीज़ें हैं उन्हें आप ज़रूर ध्यान में रखें, वो ही एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं एक्टिनाइड्स के, ओनली थोरियम, ओनली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोरियम है, और हाँ ओनली थोरियम एंड प्रोटैक्टीनियम। कौन सा एलिमेंट है, प्रोटैक्टीनियम, Pa, इसको Pa से शो करते हैं। ओनली थोरियम, प्रोटैक्टीनियम एंड यूरेनियम आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एंड ऑल अदर आर सिंथेटिक एलिमेंट्स। सिर्फ एक्टिनाइड्स में सिर्फ 3 ही एलिमेंट है जो नेचुरली पाए जाते हैं, और जो अदर 11 एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या है, सिंथेटिक एलिमेंट, यानी कि मैन मेड एलिमेंट्स हैं। याद रखेंगे, ऑल एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव्स, रिमेंबर दैट ऑल्सो। थर्ड पॉइंट, द एलिमेंट फ्रॉम 93 एंड ऑनवर्ड्स आर कॉल्ड ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। यूरेनियम के बाद, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 92, फ्रॉम 93 अप टू ऑनवर्ड्स, यानी कि नेपच्यूनियम से लेकर लॉरेंशियम तक के सारे एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। सो रिमेंबर दैट। और ये सारे एलिमेंट का प्रिपरेशन ऑफ यूरेनियम की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स का प्रिपरेशन कौन से एलिमेंट से किया जाता है, तो सिंपल इसका एग्जांपल है एक्टिनाइड से। एक्टिनाइड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 इसका भी। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस देन लैंथेनाइड। लैंथेनाइड्स जो होते हैं जनरली कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते हैं, बट एक्टिनाइड्स जो है वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ओके, रिमेंबर दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिनाइड्स एंड लैंथेनाइड इफ यू आस्क्ड। नेक्स्ट है, दे आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, एंड वेरी रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए तो कॉम्प्लेक्स बनाता है। रिएक्टिव मतलब आई थिंक लैंथेनाइड से भी ये ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। इनका भी नेचर होता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, ये भी शो करते हैं, ठीक है। और बेसिक, इनके भी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, याद रखिएगा, बट दे आर मोर बेसिक देन लैंथेनाइड्स, रिमेंबर दैट ऑल्सो। लैंथेनाइड से ज़्यादा बेसिक होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट अबाउट एक्टिनाइड इज, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन अकर ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल। जैसे कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, वैसे ही एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। याद ये रखना है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में 4f की पुअर शील्डिंग होती है, और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन में 5f की शील्डिंग पुअर होती है। ओके, अब यूजेस देख लेते हैं कुछ। एक्टिनॉइड्स यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जनरली थोरियम का यूज़ किया जाता है। सेकंड है, यूरेनियम सॉल्ट्स आर यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री, सेरेमिक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड मेडिसिन्स। ये इंपॉर्टेंट है। थोरियम सॉल्ट्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर का पूछ लेता है कभी कभी कि किसका यूज़ किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट है, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम
यूज्ड एज फ्यूल इन एटॉमिक रिएक्टर। एटॉमिक रिएक्टर में यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है डी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड, आप उन्हें भी देख लेंगे। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट को लूनार कास्टिक भी कहा जाता है। इसको जब हीट करते हैं, ये पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, इसको हीट करते हैं तो यहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और सिल्वर मेटल यहाँ से मिल जाता है। नेक्स्ट है Hg2Cl2, जिसे मर्क्यूरस क्लोराइड कहते हैं। इसे कैलोमल, इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है कैलोमल। और जब इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे एक मिक्सचर मिलता है मरकरी और इसके अमोनियम सॉल्ट का, जो कि ब्लैक कलर का होता है, ये याद रखेंगे। और होता है HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड जो होता है, इसको जब पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीट करते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, K2HgI4। अब ये याद रखेंगे कि एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड K2HgI4 इज नोन एज द नेस्लर रिएजेंट्स। ठीक है, नेस्लर रिएजेंट की तरह यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा ये जाता है नेस्लर रिएजेंट जो होता है उसका प्रिपरेशन किससे किया जाता है। तो अगर ये भी ऑप्शन में दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो रिमेंबर दैट मर्क्यूरी क्लोराइड HgCl2 का यूज़ होता है प्रिपरेशन में, किसको बनाने में, नेस्लर रिएजेंट को बनाने में, K2HgI4 को बनाने में। ठीक है, और किसका यूज़ करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन का। ठीक है, आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है नेस्लर रिएजेंट किसे कहते हैं, तो एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ K2HgI4। अब नेस्लर रिएजेंट का यूज़ कहाँ होता है ये भी पूछता है। यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। ठीक है, और जो कंपाउंड बनता है टेस्ट करने पे, नेस्लर रिएजेंट को उस अननोन कंपाउंड में डालेंगे जिसमें अमोनिया होता है। अगर अमोनिया है तो वो वहाँ पे एक कंपाउंड बन जाएगा जिसे बोलते हैं मिलियन बेस, और ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि अमोनिया इस कंपाउंड में है। अगर ये ब्राउन प्रेसिपिटेट नहीं आता है, दैट मीन्स कि मिलियन बेस नहीं बना है, यानी कि उसमें अमोनिया नहीं है। तो इस तरीके से रिएजेंट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है सल्फाइड्स के बारे, सल्फाइड कंपाउंड के बारे में। यहाँ पे जो मरकरी, अगर हमको एलिमेंट, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, पूछ लिया जाता है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से भी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल रिलेटेड कंपाउंड है। जो मरकरी है, ठीक है, मरकरी है, कॉपर है, कैडमियम है, इनका टेस्ट कैसे किया जाता है, इनको प्रेसिपिटेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ दियर सल्फाइड्स। सल्फाइड्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली यूजिंग H2S गैस। इनका जो भी अननोन सोल्यूशन मिलेगा, जो कंपाउंड मिलता है अननोन कंपाउंड, अगर हमें, जैसे कि क्या होता है कि हमें लैब में या कभी भी हमें कोई अननोन कंपाउंड मिलता है, हमें पता करना है कि उस कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट है, मेटल है, मरकरी है, कॉपर है, कैडमियम है, तो उसका टेस्ट किया जाता है प्रॉपर। ठीक है, तो उसको अगर इस टाइप के कंपाउंड से इसको टेस्ट करने के लिए हम उसके सल्फाइड के फॉर्म में उसको प्रेसिपिटेट आउट कर लेते हैं। तो जो हमें कंपाउंड मिला है, सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, H2S गैस डालेंगे। ठीक है, उसमें फ्लो कराएंगे। तो अगर इसमें से, अगर उस कंपाउंड में इसमें से कोई भी एलिमेंट होगा तो एसिडिक मीडियम में ले करके कोई भी अगर इसमें से एलिमेंट है तो वो सल्फाइड के फॉर्म में क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाए, आउट हो जाएगा। और अगर इसमें से कोई भी कंपाउंड नहीं होगा तो क्या होगा, वो सोल्यूशन में प्रेसिपिटेट बनेगा ही नहीं। ओके, याद रखेंगे किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। फॉर सपोज आपने प्रैक्टिकल किया होगा कि जो भी हमें लैब में कंपाउंड मिलता है, ठीक है, उस कंपाउंड को क्या किया जाता है, सोल्यूशन बनाया जाता है। दैट मीन्स कि उसको हम क्या करेंगे, HCl में डिज़ोल्व करेंगे। HCl में डिज़ोल्व करने के बाद से उस कंपाउंड में H2S गैस को हम फ्लो कराते हैं। ठीक है, हमारा मीडियम कैसा हो गया, एसिडिक हो गया, उसमें हमने H2S गैस को फ्लो कराया। ठीक है, तो अगर उसमें से मरकरी, कॉपर या कैडमियम कोई भी एलिमेंट होगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। अगर नहीं होगा तो क्लियर सोल्यूशन मिलेगा, कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा। तो फिर उस प्रेसिपिटेट का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और वो प्रेसिपिटेट अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट है तो हम गैस कर सकते हैं कि कॉपर सल्फाइड होगा या मरकरी सल्फाइड होगा। और अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है तो वो क्या होता है, कैडमियम सल्फाइड होता है। ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों के ब्लैक कलर में। तो इनका पर्टिकुलर टेस्ट करके भी, फर्दर टेस्ट करके इनको फिर आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि कौन सा इसमें एलिमेंट है। तो ये एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री होगी। और जो जिंक है, मैग्नीज है, निकिल है, कोबाल्ट है, इनका भी टेस्ट कैसे किया जाता है, इनका भी टेस्ट किया जाता है इनके सल्फाइड के फॉर्म में ही किया जाता है। जस्ट सपोज कि यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट नहीं आया, दैट मीन्स कि एलिमेंट्स है ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, इस जो हमारा सोल्यूशन रहेगा इसको हटा के फिर से इनका सोल्यूशन बनाएंगे।
तो डिफरेंस क्या होता है इनका, प्रेसिपिटेशन का मेथड अलग होता है सल्फाइड बनाने का। दीज एलिमेंट्स आर प्रेसिपिटेटेड बाई पासिंग H2S गैस इन बेसिक मीडियम, ठीक है, अमोनिकल सोल्यूशन लेते हैं, यानी कि इन कंपाउंड्स को हम बेसिक मीडियम में लेंगे, फिर इसमें H2S गैस को क्या करेंगे, फ्लो कराएंगे। तो अब यहाँ पे फिर से अगर इसमें से कोई भी एलिमेंट होगा तो उनका रेस्पेक्टिव क्या बनेगा, सल्फाइड बन जाता है, तो उस कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है। अगर यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट आया तो जिंक सल्फाइड होगा, बफ कलर्ड प्रेसिपिटेट आया तो मैग्नीज का सल्फाइड होगा, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट आता है तो निकिल का सल्फाइड या कोबाल्ट का सल्फाइड होगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस आप याद रखेंगे कैसे इनका टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है आयरन है, क्रोमियम है, प्रेसिपिटेटेड एज हाइड्रोक्साइड बाई एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अभी तक के जो एलिमेंट्स थे उनका सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन किया जाता था, आयरन और क्रोमियम के का प्रेसिपिटेशन किसके फॉर्म में किया जाता है, हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में किया जाता है। और ये रिएजेंट आप देख लेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। अगर उसमें आयरन होगा तो आयरन का हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्रेसिपिटेट आएगा रेडिश ब्राउन कलर का, अगर क्रोमियम होगा तो क्रोमियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्रेसिपिटेट कैसा आएगा, ग्रीन कलर का, ठीक है। ये याद रखेंगे किसको सल्फाइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट करते हैं और किसको हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में। अब यहाँ पे एक और टेस्ट है कि आयरन में अगर आयरन का कंपाउंड दिया गया है उसमें हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड अगर डालते हैं तो पर्शियन ब्लू कलर आता है, तो ये भी कंफर्म करता है कि उसमें आयरन है। KCNS का भी यूज़ किया जाता है, पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट का भी यूज़ किया जाता है, रेड कलर आता है तो भी ये प्रूव करता है कि Fe3+ आयन है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ओके, तो आप इन्हें याद रखेंगे गाइज। इसके बाद से जो हमारा वीडियो आएगा वो है आपका MCQs का, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट का जो इम्पोर्टेंट MCQ है, ठीक है। और MCQs में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े सेलेक्टेड क्वेश्चन ही होते हैं, एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आप MCQs को ज़रूर लगाया करें, ओके। तो हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, थैंक यू।